26 जुलाई को कारगिल दिवस के पूरे हो रहे हैं 24 गौरवशाली वर्ष। भारतीय सैनिकों के शौर्य को याद कर प्रत्येक देशवासी गर्व की अनुभूति करता है। वहीं इस भूमि में बलिदान हुए वीरों के स्मरण से नम हो उठती हैं आंखें। वीरता की इस गौरव गाथा का हिस्सा रहे 26 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन सत्येंद्र सांगवान साझा कर रहे हैं कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के अनुपात में 10वें हिस्से से भी कम होने के बावजूद किस सूझबूझ से रची युद्ध भूमि में जीत की कहानी। पहला सप्ताह मई 1999। वे हमारे लिए एक कठिन दिन थे। कारगिल के पास बटालिक सेक्टर में हम दाह नाले के किनारे बर्फीले ठंडे पहाड़ों में सिंधु नदी से यल्दौर की वाई जंक्शन तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां एक अज्ञात शक्ति हमें मिनट दर मिनट पीछे ढकेल रही थी। किसी प्रकार हिम्मत के साथ वाई जंक्शन को पार करने के बाद अपराह्न लगभग 4:30 बजे थे। हम बकरहट पहुंचने वाले थे कि 100 मीटर नज़दीक मशीन गनों, रॉकेटों और स्वचालित हथियारों की गड़गड़ाहट की तेज आवाज़ हुई। इस आवाज़ ने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों, युद्ध के नारों और जोरदार धमाकों से घाटी गूंज उठी। मैं इस अप्रत्याशित हमले से आश्चर्यचकित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने तुरंत फायरिंग की दिशा में अपनी मशीन गनों को ठीक करते हुए नाले के किनारे ऊंचे मैदानों पर कब्जा कर लिया। अचानक हमने देखा कि कोई हमारी ओर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ रहा है। आ गए, सब खत्म हो गया। काले कपड़े में कमांडो आ गए। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त और बुरी तरह घायल था, लेकिन नीचे की ओर भाग रहा था। जैसे ही हमने उसे रोका, वह चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हमने उसे शांत किया और बताया कि हम भारतीय सेना से हैं और मामले की जानकारी पूछी। तब उसने कहा कि सबको मार दिया, ऊपर से ब्लैक कमांडो आ गए, सबको ख़त्म कर देंगे। मैंने उसकी मानसिक स्थिति को समझा और अपने एक आदमी को उस सैनिक को नीचे की ओर ले जाने का आदेश दिया। कुछ मिनट के बाद बुरी तरह से घायल एक और सैनिक को देखा। हमने उसे चुनौती दी और पाया कि वह हमारे अपने में से एक है और उसे 4 से 5 गोलियां लगी हैं। उसने बताया कि हम पर भारी हथियारों से लैस दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया है। मैंने उसके घावों का निरीक्षण किया और जब मैं उसे प्राथमिक उपचार देने की कोशिश कर रहा था, तब वह बोला, साहब, मुझे जिंदा रहना है और लड़ना है। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिर पर सवार था दुश्मन दल। एक इन्फैंट्री अधिकारी और एक प्रतिष्ठित कमांडो के रूप में मैंने हमारी ओर ले आने वाले दुश्मन के हथियारों का आकलन किया। तब समझ आया कि पूरी तरह से सुसज्जित हथियारों के साथ एक कंपनी स्तर 100 से 120 सैनिक के दुश्मन उपस्थित हैं। काली पोशाक का मतलब था कि वे पाकिस्तानी कमांडो थे। उनका इरादा मेरी टीम को जिंदा पकड़कर हमें बंदी बना लेना था। जब विपरीत दिशा से भारी गोलीबारी शुरू हुई तो हमने भी जवाब दिया, लेकिन यह अप्रभावी था क्योंकि दुश्मन सभी ऊंचाइयों पर कब्जा कर रहा था और हम नीचे नाले में थे, जहां वे आसानी से हमारी गतिविधियों पर नज़र रख सकते थे और हमारी तरफ से किसी भी तरह के हमले को रोक सकते थे। चूँकि हम केवल टोल लेने के लिए पहाड़ों में गए थे, ना कि युद्ध लड़ने, हम अपने साथ केवल बुनियादी गोला बारूद और सामान्य हथियार ले जा रहे थे। इस बीच अंधेरा हो गया और हमने अपने हथियारों को एक लकड़ी के पुल की तरफ कर दिया। फिर लगभग आधी रात को हमने कुछ परछाइयों को पुल के पास आते देखा। मैंने अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि विपरीत दिशा से आवाज़ें आई। सर, यह सिर्फ एक माइक्रो सेकेंड का निर्णय था कि मैं रुक गया और पाया कि मेरा साथी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ विपरीत दिशा में खड़ा था, जो कि कुछ जवानों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गया था। पता चला कि कुछ लोग अभी भी वहां थे जिन्हें गोलियां लगी थीं और वे चलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ से कहा कि वह अपने लोगों को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित रूप से नीचे ले आए और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। हमने गले मिलकर अलविदा कहा। बलिदान हुए कई साथी।
लगभग रात्रि 2:30 बजे घने अंधेरे में 2 कमांडो के साथ अपने घायल साथियों को खोजने के लिए हम रेंगकर गए। हमें सावधानी से आगे बढ़ना था क्योंकि पाकिस्तानी नाइट विजन उपकरणों के माध्यम से पूरे मारक क्षेत्र पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने अपनी भारी मशीन गनें भी हमारी दिशा में रखी थी। पाकिस्तानी को भी पता था कि भारतीय सेना अपने घायल सैनिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ती और लेने ज़रूर आएगी। किसी तरह लगभग 30 मिनट तक रेंगने के बाद मैं कुछ झाड़ियों के पास पहुंच गया, जहां मैंने देखा कि कोई नाले की ओर पैर करके पीछे बैठा है। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे निर्णय लेना था, या तो गोली मार दूं यदि वह दुश्मन है तो, या उसे बुलाऊं यदि वह मेरे घायल सैनिकों में से एक है। मेरी ओर से जरा से भी हरकत मुझे गोलियों का सामना करने पर मजबूर कर देने वाली थी। मैं 2-3 मिनट तक वहीं पड़ा रहा और स्थिति का आकलन करने के बाद अपनी बंदूक झाड़ी की ओर रखते हुए बहुत करीब पहुंच गया और धीरे से अपने लड़के का नाम फुसफुसाया, पदम पदम। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मैंने करीब से उसकी पहचान की, जो हमारे सबसे अच्छे फायर्स में से एक था। रीढ़ सहित उसके शरीर में कई गोलियां लगने से वह बुरी तरह घायल हो गए थे, जिससे उससे निचले अंग निष्क्रिय हो गए थे। वह अभी भी धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके शरीर में बहुत खून बह चुका था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था मैं उसे लेने ज़रूर आऊँगा। पदम ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली और कारगिल युद्ध में हवलदार जयप्रकाश और ग्रेनेडियर मोहन कटाच के साथ मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सेना की 16 ग्रेनेडियर्स की प्रथम सैनिकों में से एक बन गए। साथ मिलकर बचाई अपनी भूमि। युद्ध क्षेत्र में से किसी हताहत को निकालना बहुत मुश्किल होता है, और विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बहुत कम ऑक्सीजन होती है। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे होता है। दुश्मन की बंदूकों के ट्रिगर पर अंगुलियां होती हैं। ऐसे में कई कार्य गुणा चुनौतियां होती हैं। पहाड़ों में घायल को नीचे लाने में 5-6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मेरे साथ केवल एक जवान था। मैंने अपने साथी पद्म का हथियार लिया और उसे बाहर लाने के लिए रेंगते हुए खींचता रहा। इसमें लगभग 4 बज गए और सूर्योदय का समय हो गया। दुश्मन की गोलीबारी में खुद को उजागर करना मुश्किल नहीं था। अगले 6 दिन तक हम पाकिस्तानी को एक विस्तृत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दिखाते हुए उनसे लड़ते रहे, जबकि लगभग 120 पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले हम केवल 10-15 कमांडो कर रहे थे। हम घटनाक्रम के बारे में उच्च अधिकारियों को दुश्मन के बंकर, मशीन गन, मोर्टार, कमांड पोस्ट आदि चिन्हित करके सूचित करते रहे। परिणाम स्वरूप बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाते हुए हमने विजय प्राप्त की। मैं खुद को धन्य महसूस करता हूँ कि